हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में देखेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का फोर्थ टाइप एथेरोस्क्लेरोसिस। हम पहले 3 देख चुके हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है इसके बारे में फुल्ली पढ़ेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। जी, एथेरोस्क्लेरोसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एथेरो और स्क्लेरोसिस। एक तो एथेरो हो गया और दूसरा वर्ड है इसमें स्क्लेरोसिस। एथेरो का मीनिंग बुक में जो आप देखेंगे उसमें लिखा है पॉरेज। ये हम हर्ष मोहन पैथोलॉजी से पढ़ा रहे हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्कारिंग। अब इन दोनों का मीनिंग रियल में होता क्या है। पॉरेज, आपने दलिया खाया है, जरूर खाया होगा और जानते भी होंगे। दलिया के टाइप का जो खाना बनता है, जिसमें जिस जैसा दलिया का टेक्सचर होता है उस तरह का टेक्सचर हमें दिखाई देगा इसमें। तो पोरिज का मतलब होता है दलिया। स्कारिंग का मतलब होता है, ये स्कार से बना है, स्कारिंग, स्कार में स्कारिंग किया गया, यानी स्कार का बनना। स्कार क्या होता है, जब कहीं आपके देखा होगा चोट लग जाती है तो वहां पर एक बाद में ठीक जब होने लगता है उसके ऊपर पपड़ी जैसी जम जाती है। वो जो पपड़ी होती है, वो दाग होता है, उसको स्कार बोलते हैं, स्कार टिश्यू। तो इसी तरह से आर्टरीज में जब ये प्रोसेस होता है तो उसमें स्कार टिश्यू भी बनता है। अब हम इसको फुल्ली देखेंगे क्या होता है, एक लाइन में देखेंगे क्या होता है। पहले हम लोग देख चुके हैं कि थिकनिंग एंड हार्डनिंग होती है। थिकनिंग एंड हार्डनिंग कहां पर होगी? लार्ज और मीडियम साइज की मस्कुलर आर्टरीज में होगी। इन लार्ज एंड मीडियम साइज्ड मस्कुलर आर्टरीज मस्कुलर आर्टरीज में ही होगा। तो पहले भी देख चुके हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाती है आर्टेरियल वॉल्स की। तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? ट्यूनिका इंटीमा का। ट्यूनिका इंटीमा इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी ट्यूनिका इंटीमा में ही ये जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा हमें। और देखेंगे कि इसमें जो बन रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, उसमें एथिरोमा बनता है। क्या बनता है? एथिरोमा। वहां पर जो थिकनिंग हो रही है, थिकनिंग कैसे बन रही है? ट्यूनिका इंटीमा में एथिरोमा का फॉर्मेशन होता है। ये एथिरोमा क्या होता है, इसको हम फाइब्रोफैटी प्लेक भी कहते हैं। फाइब्रोफैटी प्लेक। जो आर्टरी है उसके सबसे अंदरूनी लेयर में ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये एक मोटा सा बन जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, माइक्रोफेजेस होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कैल्शियम भी इसमें डिपॉजिटेड रहता है। तो ये सब चीजें मिलकर के एथिरोमा का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम फाइब्रोफैटी प्लेक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी क्या होती है इसकी। इटियोलॉजी इसकी बहुत ब्रॉड है, लेकिन इसको बहुत आसान कर दिया हमने। इटियोलॉजी हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। इसको ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है कि वो फैक्टर्स मॉडिफाइबल, अभी पूरा मतलब बताएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। मॉडिफाइबल बाय लाइफ स्टाइल, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल के जरिए, यानी हम अगर चाहें तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा अगर हम ये चीजें सही कर ले अपनी लाइफ में। यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, यानी हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। वो क्या फैक्टर्स हैं वो हम अभी बताएंगे। मॉडिफाइबल का मतलब है जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, किसके जरिए? हमारी लाइफ स्टाइल के जरिए। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफाइबल।
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जो नॉन मॉडिफाइबल्स हैं, इसको भी देखेंगे। तीसरा है नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स, ये भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला फैक्टर मॉडिफाइबल फैक्टर्स। कौन से? मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया यानी लिपिड, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में, लिपिड तो जानते ही हैं, और डिस का मतलब गड़बड़ी हो जाए। तो ब्लड में लिपिड का जो लेवल है वो नॉर्मल से वेरी कर जाए, उसी को डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। ये क्या होता है? कौन कौन से लिपिड्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, जिनके घटने या बढ़ने पर ये डिजीज हो सकती है, वो हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 VLDL, नंबर 2 LDL, नंबर 3 HDL, और नंबर 4 टोटल कोलेस्ट्रॉल, और नंबर 5 ट्राइग्लिसराइड्स। इन चीजों की लेवल नॉर्मल से हट जाने पर, कॉमनली तो बढ़ जाने पर है, लेकिन इसमें HDL जो है वो घट जाए तब ये बीमारी होती है। अगर हम VLDL का देखें, फुल फॉर्म क्या होती है इनकी, आपने पढ़ा होगा अगर तो जानते होंगे। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते हैं। हाई डेंसिटी लोकल जो लाइपोप्रोटीन है, आप इसको ऐसे याद रखें, हाई, H फॉर हाई, H फॉर हेल्दी। ये वाला जो HDL है ये ज्यादा होना चाहिए। इसकी लेवल जो है अगर 50 mg पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा है ब्लड में तो ये नॉर्मल लेवल है। LDL के लिए कहा जाता है कि 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, सॉरी, लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। और ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल है वो भी ब्लड में होना चाहिए 150 mg डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, ये सब नॉर्मल लेवल आपको याद करना पड़ेगा, 140 से लगाकर 199 यूनिट रहेगा mg पर डेसीलीटर। इस लेवल में नॉर्मल माना जाता है। और VLDL क्या होता है? इसको ट्राइग्लिसराइड के बराबर ही माना जा रहा है, यानी अगर ट्राइग्लिसराइड 150 mg डेसीलीटर है तो ये भी उतना ही, उससे कम मेंटेन होना चाहिए। इसमें जो HDL है ये हमारा फायदेमंद है, ये ज्यादा होना चाहिए बॉडी में। LDL सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है डिसलिपिडीमिया कॉज कराने में। अब ये फैक्टर ऐसे काम करेंगे कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर किसी पेशेंट की, किसी भी व्यक्ति की 260 से ज्यादा चली जाए mg पर डेसीलीटर, तो उसका चांस हो जाता है कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डेवलप कर जाए। दूसरा जो, सॉरी नहीं दिख रहा, ये रहा, जो दूसरा फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी। अगर किसी के अंदर हाई बीपी परसिस्ट करता है लंबे टाइम से द वैल्यू दैट इज 160/95, ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, अगर इससे ऊपर बना है लंबे समय से तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक इसका एक मेजर कॉज है। चौथा पॉइंट है DM यानी डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज मेलाइटस है वो भी इसको कॉज कराने में मदद करता है। अब लाइफ स्टाइल देख लेते हैं, यानी हमारी लाइफ स्टाइल में वो क्या चीजें हैं जिनसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसमें डाइट है। कौन सी डाइट? जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें अगर सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा है, या फिर
ट्रांस फैट्स ज़्यादा हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले रहे हैं, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस के होने का चांस बढ़ जाता है। ओबेसिटी भी एक इसका कारण बन सकता है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, वो लोग जो कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, सिटिंग वर्क जिनका है, उनमें भी ये बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि हो ही जाए, चांस की बात हो रही है। ये पहला हमने फैक्टर जो था वो देखा। अब हम दूसरा फैक्टर देखेंगे, उसको बोलते हैं, नाम जो देखा था, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें नंबर 1 पर है एज। एज का क्या इसमें रोल है? एज का ये है कि 40 साल से ऊपर के लोगों में ये ज्यादा देखा गया है। अगर आपके 40 साल से ऊपर के हैं तो इसका मतलब यह है कि ये चांस है कि आपके अंदर ये डेवलप हो सके, लेकिन जरूरी नहीं है। नंबर 2, सेक्स में क्या है, कौन सा जेंडर ज्यादा प्रभावित होता है? वो है मेन। जो मेन है वो औरतों से ज्यादा इनके अंदर चांसेस होते हैं डेवलप करने के इस बीमारी के। नंबर 3, जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी हमारी जीन्स में कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से अगर लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, किसका? लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया तो इससे भी ये बीमारी हो सकती है। नंबर 4, फैमिलियल फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। आपकी फैमिली में अगर है तो ये हो सकता है कि आपको हो जाए या फिर ना हो, ये एक चांस फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर देखने जा रहे हैं वो है नंबर 3, नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर। नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स, ये क्या होते हैं? इसमें एक पॉइंट हमें मिला हर्ष मोहन पैथोलॉजी में कि रोल ऑफ एटियोलॉजी इज नॉट सपोर्टेड, यानी कि इन फैक्टर्स का जो रोल है एटियोलॉजी में वो वेल सपोर्ट नहीं करता। कहने का मतलब यही है कि ये जरूरी नहीं कि इनसे जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो डेवलप हो, लेकिन कुछ चांसेस मिले हैं इसीलिए इसको ऐड किया गया है। लेकिन इसको हम 100% नहीं कह सकते कि ये एटियोलॉजी का एक कारण बन सकता है, बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो देखते हैं वो क्या नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं। ए, डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा होता है बनिस्बत अंडर डेवलप्ड के। अंडर डेवलप्ड, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में इस बीमारी का चांस रहता है। वो इसलिए कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा एनवायरमेंट होता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, इतना ज्यादा वहां पर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट में, वहां का जो फूड है, वहां के लिविंग हैबिट्स हैं, उन सब की वजहों से शायद इसको, इसकी इटियोलॉजी माना गया है। बी, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कहा यह जाता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो टैबलेट्स या फिर ड्रग्स जिनकी वजह से, जिनके मदद से लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, तो उनके यूज से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। नंबर 3, स्ट्रेसफुल लाइफ। आजकल आप देख रहे होंगे हर कोई स्ट्रेस में है, इसी की वजह से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो स्ट्रेस भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। लास्ट है इन्फेक्शन बर्डन। ये क्या होता है? यानी कोई पर्सन है जिसके अंदर कई सारे इन्फेक्शंस हैं या फिर कोई एक इन्फेक्शन है, उसके ऊपर इन्फेक्शन का बर्डन है। जैसे कि हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन है,
हर्पीज वायरस हो, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये कैंसर अल्सर में देखा जाता है, पेप्टिक अल्सर हो या ड्यूडेनल अल्सर हो, उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन देखा जाता है। या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, या उसकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कैसे, इन बीमारियों की वजह से, और भी है इसमें इन्फेक्शन, उन बीमारियों की वजह से बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होता है इनके रिजल्ट में। तो इन्फ्लेमेशन ही इसकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस के होने की वजह बन सकता है। अब हम इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका पैथोजेनेसिस और इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।